स्वागत है हम कॉमिशन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जहां हम आज हेला वर्सेस डूम्सडे, इन्फिनिटी गॉन्टलेट वर्सेस एंटी लाइफ इक्वेशन और थॉर वर्सेस ब्लैक बोल्ट का कंपैरिजन करने वाला है। सो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूलना। सो सबसे पहले अगर बात करें एंटी लाइफ इक्वेशन वर्सेस इन्फिनिटी गॉन्टलेट की, तो ये बैटल दो ऐसी पावर्स के बीच होने वाला है जो कि एमसीयू और डीसीयू के सबसे पावरफुल वेपन्स में गिने जाते हैं। पहले अगर बात करें एंटी लाइफ इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन एक ऐसी पावर है जिसे पूरे मल्टीवर्स की फ्री विल को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं समझे तो ध्यान से सुनो। डार्क साइड एपोकलिप्स का रूलर बनने पे एंटी लाइफ इक्वेशन को ढूंढने लगता है, जिसे हासिल करने के बाद वो मल्टीवर्स में प्रेजेंट हर किसी सेंटिएंट बीइंग की फ्री विल को खत्म करके अपना सर्वेंट, अपना गुलाम बना सके और पूरे मल्टीवर्स पे रूल कर सके। और ये एंटी लाइफ इक्वेशन छुपी थी अर्थ में, जहाँ जब डार्क साइड ये देखता है तो वो अर्थ पे अटैक करता है। पर अर्थ के कंबाइंड वॉरियर्स, एटलांटियंस, ह्यूमंस और अमेज़न्स डार्क साइड की आर्मी को हरा देते हैं। पर ज़ैक स्नाइडर जस्टिस लीग के पोस्ट एपोकलिप्टिक फ्यूचर में हम देखते हैं कि डार्क साइड ने एंटी लाइफ को पा लिया है और उसने पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करके अपनी एम्पायर में जोड़ लिया था। हमें बताया जाता है कि पहले तो सुपरमैन एंटी लाइफ को रेस्ट कर लेता है, बट जब उसे लुइस लेन के मरने की खबर मिलती है तो वो भी डार्क साइड के कंट्रोल में आ जाता है। वो डार्क साइड सुपरमैन को कंट्रोल करके अर्थ का सुप्रीम हेड बनाता है और उसे अपनी आर्मी और पैराडीमंस की आर्मी भी दे देता है। इसके अलावा इस डार्क साइड ने पूरे मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था और पूरी मल्टीवर्स को रूल कर रहा था सिर्फ और सिर्फ एंटी लाइफ इक्वेशन की वजह से। वही अगर बात करें इन्फिनिटी स्टोन से इन्फिनिटी गॉन्टलेट, तो इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्स के जन्म के साथ 6 सिंगुलैरिटीज की फिजिकल मैनिफेस्टेशंस है, जहाँ हर कोई स्टोन नेचर के एक फिजिकल एस्पेक्ट को कंट्रोल करने का पोटेंशियल रखती है। जैसे टाइम स्टोन से तुम टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, स्पेस स्टोन से एक यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो, माइंड स्टोन से किसी भी बीइंग का माइंड कंट्रोल कर सकते हो, पावर स्टोन से प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकते हो और साथ ही सोल स्टोन से सोल्स को मैनिपुलेट करने की पावर्स आ जाती है उसके यूजर के पास। अब अगर मुझे इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर्स की एग्जांपल देनी हो तो मैं थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को नहीं, अल्ट्रा विजन को लाऊंगा। तो देखो ये बंदा लिटरली गैलेक्सीज को एक हिट में डिस्ट्रॉय कर पाया था, यूनिवर्सेस से यूनिवर्सेस के बीच टाइम ट्रैवल कर पाया था। कुछ जगह तो इसने यूनिवर्सेस को भी डिस्ट्रॉय किया था, इसने काउंटलेस यूनिवर्सेस में काउंटलेस एवेंजर्स को हरा रखा था और साथ ही अपनी एक आर्मी भी बना पाया था। मैंने अल्ट्रा विजन की एग्जांपल इसलिए ली क्योंकि अल्ट्रा विजन एट हायर स्केल इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को यूज कर पाया था एज कम्पेयर टू थैनोस। तो कौन इन दोनों वेपन्स में ज्यादा पावरफुल, चलिए देखते हैं। अब देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एंटी लाइफ ही वही काम करती है जो इन्फिनिटी स्टोन्स में एक इन्फिनिटी स्टोन करती है। एनी गेसेस? वो इन्फिनिटी स्टोन है माइंड स्टोन, बट एंटी लाइफ इज सुपीरियर टू माइंड स्टोन इन एवरी एस्पेक्ट। पहले तो माइंड स्टोन की पावर्स सिर्फ यूनिवर्स तक लिमिटेड है, वही एंटी लाइफ पूरे मल्टीवर्स में रहने वाले लोगों को कंट्रोल करने का पोटेंशियल रखता है। माइंड स्टोन से लोगों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें उन्हें छूना पड़ता है, जैसे लोकी ने एवेंजर्स 1 मूवी में किया था। वही एंटी लाइफ इक्वेशन से तुम जिस भी बीइंग को चाहो उसे कंट्रोल कर सकते हो। एंटी लाइफ इक्वेशन सिर्फ तुम्हें एक बार बोलनी है और जो भी लोग उसे सुनेंगे या देखेंगे वो सब अपनी फ्री विल को खो देते हैं। सो अगर तुम एंटी लाइफ इक्वेशन का कंपैरिजन सिर्फ माइंड स्टोन से करोगे तो डेफिनेटली एंटी लाइफ इज सुपीरियर और ज्यादा इफेक्टिव। बट अगर तुम एंटी लाइफ इक्वेशन का कंपैरिजन पूरे इन्फिनिटी गॉन्टलेट से करते हो तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट तुम्हें एक वाइड रेंज ऑफ पावर्स और एबिलिटीज देती है जो कि एंटी लाइफ नहीं दे सकती। सो ये बैटल तभी फेयर होगा जब तुम एंटी लाइफ को माइंड स्टोन से कंपेयर करोगे, न कि सारी इन्फिनिटी स्टोन से, क्योंकि इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर्स आर टू मच। अब चलो, ये तो हमने सिर्फ बात की सिर्फ इन वेपन्स के कंपैरिजन की, बट अगर हम बात करें कि कौन जीतेगा, तब डार्क साइड के पास एंटी लाइफ इक्वेशन हो और थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो, तो इसका सिंपल और मोस्ट लॉजिकल आंसर है वो जीतेगा जो सबसे पहले अटैक करेगा। लाइक अगर डार्क साइड एंटी लाइफ इक्वेशन बोलने में सक्सेसफुल हो गया तो डार्क साइड का पलड़ा भारी रहेगा, और अगर थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज पहले कर पाया तो वो डार्क साइड को हरा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला वर्सेस डूम्सडे की तरफ। तो यहाँ हम सिर्फ एमसीयू और डीसीयू वर्जन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें डीसीयू के डूम्सडे की, तो इस डूम्सडे को बनाया था लेक्स लूथर ने जनरल ज़ॉर्ड की बॉडी और अपने ब्लड से। एक बात ध्यान में रखना कि डीसीयू का डूम्सडे भी बच्चा है। डूम्सडे जिंदा होते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है और सुपरमैन को टो टू फाइट दे रहा था। उस पे अर्थ बेस्ड वेपन्स का कोई असर नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि वो हेड ऑन एक न्यूक्लियर मिसाइल को सर्वाइव कर पाया था। वही न्यूक्लियर मिसाइल जो सुपरमैन को नॉकआउट कर पाई थी, डूम्सडे को उल्टा और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बना देती है। वो खुद को इवॉल्व कर पाया था एक नए मोन्स्ट्रोसिटी में। डूम्सडे वंडरमैन और सुपरमैन को एक साथ हरा चुका है, यहाँ तक कि सुपरमैन की हीट विजन का उसपे कोई असर ही नहीं हो रहा था। डूम्सडे की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो आसपास की बिल्डिंग्स को पिघला रही थी। डूम्सडे पे किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं हो रहा था और सिर्फ 2 वेपन्स उस पे कुछ इफेक्ट डाल पाई थी। पहला तो वंडरमैन की स्वॉर्ड डूम्सडे को कट कर पाई थी और दूसरा था क्रिप्टोनाइट स्पीयर, जिसे सुपरमैन ने डूम्सडे
डूम्सडे को मार डाला था, बट खुद मरने से पहले वो सुपरमैन को भी मार डालता है। वहीं अगर बात करें हेला की, तो हेला गॉडेस ऑफ डेथ है और ओडिन के बाद आई थिंक सबसे पावरफुल एस्गार्डियन भी। हेला के पास मैजिकल स्वॉर्ड्स प्रोड्यूस करने की पावर्स है, जिसे वो लिटरली आर्मीज को हरा पाई थी, चाहे वो एस्गार्ड की आर्मी हो या वॉल्क्रीज फोर्स हो। दोनों हेला के सामने घुटने टेक देते हैं। हेला को अपनी पावर्स एस्गार्ड से मिलती है और जितना ज्यादा टाइम वो एस्गार्ड में रहेगी उतना ही स्ट्रांग वो बनती चली जाएगी। हेला फिजिकली थॉर के छक्के छुड़ा देती है, क्योंकि वो थॉर से हर मामले में सुपीरियर थी। यहाँ तक कि थॉर का वेपन म्योल्निर को भी हेला ने अपने हाथ में चीर डाला था। हेला की ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि गंगनीर के द्वारा स्टैब होने के बाद भी वो लिटरली खुद को हील कर पाई थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हेला अपनी मैजिकल स्वॉर्ड्स का साइज भी मैनिपुलेट कर सकती है, जिसके चलते वो छोटे से छोटा या सर्टर की बॉडी को चीरने वाले स्वॉर्ड्स भी बना सकती है। हेला एस्गार्ड में लिटरली अनबीटेबल है, पर क्या डूम्सडे उसे हरा पाएगा या नहीं, चलिए देखते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ की, तो डूम्सडे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू हेला। क्यों? क्योंकि हेला अपनी स्वॉर्ड्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है अपनी फाइट्स में। डूम्सडे लिटरली डीसीयू के दो सबसे पावरफुल सुपर हीरोज को एक साथ टक्कर ही नहीं, बट उन्हें ओवर पावर कर रहा था। बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ ऑलमोस्ट दोनों बराबरी पे है, बट थोड़ा सा एज यहाँ डूम्सडे को मिलेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर मिसाइल, सुपरमैन और वंडर मैन के अटैक्स को सर्वाइव कर पाया था एज कम्पेयर टू हेला, जिसकी सबसे बड़ी ड्यूरेबिलिटी फीट है थॉर की सबसे पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट को सर्वाइव करना। बात करें एजिलिटी की, तो यहाँ थोड़ा सा मामला गर्म होता है। डूम्सडे वंडर मैन और सुपरमैन को रिएक्ट कर चुका है, वही हेला ने ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो की अपनी फाइट्स में, और हेला के मार्शल आर्ट्स प्लस स्वॉर्ड्स बनाने के पावर को एक साथ यूज करना उसे डेडली अपोनेंट बनाती है। सो देखो, दोनों के पास रिजनरेशन की पावर है और लिटरली कोई भी चीज इन्हें मार नहीं सकती। क्रिप्टोनाइट को करो साइड में, एक मिनट के लिए ये फाइट डेफिनेटली लंबी चलेगी, जहां दोनों अपोनेंट्स अपने फुल पावर सेट्स का यूज करने वाले हैं। हेला अपनी स्वॉर्ड्स का साइज इंक्रीज कर सकती है डूम्सडे को रोकने के लिए, वहीं डूम्सडे खुद को अपग्रेड करता रहेगा मिड फाइट में, जैसा उसने अपनी फाइट्स में किया है। तो एट द एंड मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ वो ये है कि अगर ये फाइट अर्थ पे होती है तो डूम्सडे के हेला को हराने के चांसेस ज्यादा है, और अगर ये फाइट एस्गार्ड पे हुई तो हेला के डूम्सडे को हराने के चांसेस ज्यादा है। समझाता हूँ, वेट करो, अर्थ पे फाइट करते हुए वी नो हेला अपने 100% पे नहीं होगी। यस, फाइट के स्टार्टिंग में तो वो होगी, पर जैसे मैंने कहा इनकी फाइट लंबी चलेगी, हेला धीरे धीरे थोड़ा वीक होती रहेगी। पर डूम्सडे के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, और आफ्टर सम टाइम डूम्सडे इतना खुद को अडॉप्ट कर लेगा कि हेला को रोक पाए या उसे नॉकआउट कर पाए। वहीं अगर ये फाइट एस्गार्ड पे होती है तो वी ऑल नो हेला एस्गार्ड पे जितना टाइम गुजारती है वो इतना ही पावरफुल होती जाती है। मतलब अगर हेला थक भी जाए फाइट में तो एस्गार्ड से स्टिल पावर को चैनल कर सकती है और इवेंचुअली डूम्सडे को और पावर कर सकती है। बट चलो, ये तो होगी लोकेशन के बेसिस पे कौन विनर होगा। अब अगर बात करें ऑल ओवर फाइट में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा है, तो मैं यहाँ हेला के साथ जाऊंगा। ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि डूम्सडे की हमें दो वीकनेसेस पता है, एक तो क्रिप्टोनाइट जो कि हेला को तो नहीं मिलने वाला, और दूसरा मैजिक जो कि हमें वंडर मैन के स्वॉर्ड के थ्रू डूम्सडे पे इफेक्ट करते दिखा था। और इन दोनों में से हेला भी वंडर मैन की तरह एक गॉड है और उसकी पावर्स भी मैजिक बेस्ड है, इसका मतलब उसकी स्वॉर्ड्स भी मैजिक से ही बनी है। एंड आई थिंक जो इफेक्ट वंडर मैन के स्वॉर्ड्स कर पाई थी इवेंचुअली हेला भी कर सकती है। तो 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऑल ओवर फाइट में मेरे ओपिनियन में हेला इस फाइट की विनर होगी। आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट मुझे पता है कि कॉमिक नर्ड्स ऐसे कंपैरिजन देखने के लिए मेरे चैनल पे आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल थॉर वर्सेस ब्लैक बोल्ट की तरफ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम एमसीयू के ब्लैक बोल्ट की नहीं, मार्वल कॉमिक के ब्लैक बोल्ट का कंपैरिजन थॉर के साथ करेंगे। तो तुम एक मिनट के लिए भूल जाओ, तुमने एमसीयू में ब्लैक बोल्ट को देखा है। कॉमिक्स में बंदा सबसे पावरफुल इनह्यूमन है और इनह्यूमंस का किंग भी रह चुका है। ब्लैक बोल्ट के पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स को मैनिपुलेट करने की पावर है, बट इस पावर को वो अपने वोकल कॉर्ड्स के थ्रू एज पावरफुल स्क्रीम के तौर पे यूज करता है। इसके अलावा ब्लैक बोल्ट के पास सुपर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ वो फ्लाई भी कर सकता है। ब्लैक बोल्ट सिर्फ एक वर्ड बोलने पे कितनी डिस्ट्रक्शन कर सकता है ये तो आपने देखा ही होगा, बट ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम हल्क, थॉर, थैनोस, ग्लैडिएटर, नेमोर तक को हर्ट कर पाई है, जो कि प्लेनेट लेवल ड्यूरेबिलिटी रखते हैं। और ये तक कहा गया है कि ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम मून्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ब्लैक बोल्ट लिटरली एक बार कॉमिक्स में एक ऐसे स्ट्रक्चर को अपनी पावर से डिस्ट्रॉय कर पाया था जिस पे म्योल्निर तक का कोई असर नहीं हुआ था। ब्लैक बोल्ट वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को अपनी स्क्रीम से कुछ टाइम के लिए नॉकआउट कर पाया था और स्टीज को लेवल करने का पोटेंशियल रखता है। अब यही नहीं, ब्लैक बोल्ट की रियल पावर जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स को मैनिपुलेट करने वाली है, जिसे वो किसी भी बीइंग के बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को मैनिपुलेट करके उसे मार सकता है। बट इस पावर को हमने ब्लैक बोल्ट को ज्यादा यूज करते नहीं देखा है। ब्लैक बोल्ट की ड्यूरेबिलिटी भी काबिले तारीफ है। बंदे ने द थिंग, हल्क, थैनोस यहाँ तक की चीज को डिस्ट्रॉय
करने वाले ब्लास्ट को सर्वाइव किया है। बट क्या अब ब्लैक बोल्ट थॉर को हरा सकता है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पावर की, तो पावर वाइज ये दोनों इक्वल है। लाइक थॉर का म्योलनर और ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम ऑलमोस्ट एक जैसे ही डैमेज कर पाती है। बट फिर आगे बात आती है कौन कितना डैमेज ले सकता है। डैमेज देना तो ये बराबरी के लेवल पे है, पर डैमेज लेने में देखते हैं कौन आगे है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे अटैक तो करेंगे। बट ड्यूरेबिलिटी वाइज थॉर के पास बेटर ड्यूरेबिलिटी फीट्स है। थॉर ऑलरेडी ब्लैक बोल्ट की स्क्रीम को सर्वाइव कर चुका है, साथ ही साथ प्लैनेट शटरिंग ब्लास्ट 9 रेल्म्स के फोर्स को सर्वाइव कर चुका है। वहीं ब्लैक बोल्ट की भी ड्यूरेबिलिटी काबिले तारीफ, बट थॉर की लेवल की नहीं। और हाँ, फिजिकली थॉर स्ट्रेंथ में भी ब्लैक बोल्ट से आगे है। थॉर वर्ल्ड सरपेंट को लिफ्ट कर चुका है, वर्ल्ड इंजन को उठा चुका है, पूरे 9 रेल्म्स के वेट को लिफ्ट कर चुका है, जो कि ब्लैक बोल्ट की स्ट्रेंथ फीट से बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ब्लैक बोल्ट इलेक्ट्रॉन्स को मैनिपुलेट करके किसी भी बीइंग को हरा सकता है, बट ये और भी उसने ज्यादा शो नहीं की है, हमें बस ये बताया गया है। दूसरी बात, ब्लैक बोल्ट की पावर्स डिफरेंट कॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा वेरी कर दी है। लाइक एक कॉमिक में थैनोस उसकी स्क्रीम्स को सर्वाइव कर पाया था, वहीं दूसरी कॉमिक में हमें बताया जाता है कि ब्लैक बोल्ट मून्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इसके अलावा थॉर की एजिलिटी भी उसे यहाँ एडवांटेज दे सकती है ब्लैक बोल्ट के अटैक्स को डॉज करने में। सो यस, ब्लैक बोल्ट में भी पावरफुल, बट थॉर की वास्ट रेंज ऑफ पावर्स और एबिलिटी उसे यहाँ फाइट में एडवांटेज देंगी। इसलिए थॉर वर्सेस ब्लैक बोल्ट की फाइट में मेरे ओपिनियन में थॉर विनर होगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे थॉर वर्सेस कैंग में कौन ज्यादा पावरफुल पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर लूसिफर वर्सेस एवेंजर्स पे बनी वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो।